तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जंगली इस समय अपने नए वेपन की टेस्टिंग कर रहा है। ये यहाँ पर सामने की तरफ एक बड़ी सी तोप है जो कि फायर की जाती है। जिस जगह पर जाके गिरती है उस जगह पर एक बहुत जोर धमाका हो जाता है। इस वेपन के अंदर गन पाउडर का यूज किया गया है जिससे बहुत दूर तक धमाके किए जा सकते हैं। जब जंगली को देखता है तो जो बिल्डर्स होते हैं उनको बताने लगता है कि इस वेपन के अंदर किस किस तरह की कमी है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो सब के सब चौंके हुए हैं। उन्होंने अब से पहले कभी भी इस तरह कोई वेपन नहीं देखा था। लेकिन जंगली के लिए कुछ खास बड़ी बात नहीं है। वो उनको बताने लगता है कि किस तरीके से एक परफेक्ट एंगल सेट किया जा सकता है जिससे हम इसकी निशानी को एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह पर ये तोपा गोला जाके गिरना चाहिए। बिल्डर इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होते हैं। साथ में जंगली उसको ये भी काम देता है कि इस तरीके की और भी काफी सारी तोपें क्रिएट की जाए, जल्दी क्रिएट की जाए और फिर एक पूरी सेना तैयार की जाए जिनको इन सारी तोपों का यूज करना आता हो। और इस तरीके से हमारे पास में एक आर्टिलरी बटालियन होगी। इसके बाद में जंगली इस दूसरी मेन बिल्डर के पास में आता है। ये सबसे पहली बिल्डर है जिसने स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया था। वो इससे पूछने लगता है इन सारी तोपों क्रिएट करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? ये एक तोप तुमने काफी टाइम के अंदर बनाई है। इस पर वो कहने लगती है सबसे पहले तो हमें सारी रिसर्च करनी थी, हमें जानना था तोप को बनाते किस तरीके से हैं। और दूसरी दिक्कत की बात यह है इसको बनाने के अंदर काफी सारे मेटल्स का यूज किया जाता है और सारे मेटल्स पिघलाए जाते हैं एक क्ले मोल्ड के अंदर, जिसको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज करने के लिए कई महीने को ब्रेक लेना पड़ता है। और जब इसके अंदर मेटल को डालते हैं तो उसको पिघलने के बाद में दोबारा सॉलिड स्टेज के अंदर आने के अंदर काफी लंबा टाइम लगता है। और इसी वजह से एक तोप को बनने में कई महीनों का टाइम लगने वाला है। हम अगर इस तोप को बनाने के काम में से रिसर्च करने जितना टाइम लगा था उसको काट मिले तो भी ये टाइम बिल्कुल भी कम नहीं होगा, कई महीनों का टाइम तो लगेगा ही। इससे जंगली परेशान हो जाता है कि अगर एक तोप को बनाने में कई महीनों का टाइम लग रहा है और अगर इस तरीके से मुझे कम से कम 100 तोपों की जरूरत है ताकि एक अच्छे खासे देश को प्रोटेक्ट करके उसको कब्जे में किया जा सके, तो इसके अंदर तो कई साल लग जाएंगे। इसके बाद में जंगली को सोल्यूशन सोचने लगता है क्योंकि जो क्ले मोल्ड टेक्नोलॉजी है वो तो टाइम लेगी ही लेगी, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तभी उसको एकदम से एक आइडिया आता है कि आयरन मोल्ड का क्ले मोल्ड की जगह यूज कर सकते हैं और इस तरीके से जो मेटल के वापस से ठीक होने का टाइम है उसको कम किया जा सकता है। तो बनाने के टाइम के अंदर इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है ना तो जंगली खुद से इसको यूज करना जानता है और ना ही यहाँ पर कोई और। उसे सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को खुद सीखना पड़ेगा। जहाँ से हम सिस्टम की एक विंडो को देखते हैं जिसके सामने एक 3 टास्क आ चुके हैं। मतलब जंगली को 3 टास्क मिल चुके हैं जो कि एक मिशन का पार्ट है। सबसे पहला टास्क है जितने भी उसने तोपे क्रिएट की है इस तरह की और भी काफी क्रिएट कर लेनी है, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज एक पूरी बटालियन क्रिएट करनी है जिसका कारण भी जंगली ने खुद से कहा था। और तीसरी चीज एक बेसिक आर्टिलरी स्ट्रेटेजी बनानी है क्योंकि केवल आर्टिलरी बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको एक सही तरीके से यूज करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगली को 3 टास्क कंप्लीट करना है। इन 3 टास्क के बदले में उसे कुछ खास रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। इनफैक्ट रिवॉर्ड मेंशन मिल गया और जंगली इसी वजह से इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा। वो बस आगे के बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से आयरन मोल्ड का यूज किया जाता है। वो कागज पेन लेके बैठा हुआ है, अपनी टेक्निक को कागज के अंदर लिख रहा है ताकि बाकी लोगों को भी सिखा सके। इस समय जंगली ये भी सोच रहा होता है कि जब वो इस पूरी बटालियन को क्रिएट कर देगा तो उसके बाद में उसे कितने फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो यह है उसके पास में एकदम नए तरह के वेपन्स आ जाएंगे। इस टाइम पर इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो किस तरह के वेपन्स के बारे में कुछ भी जानता हो। वो जैसे इस तरह के वेपन्स को देखेंगे, उनकी पावर को देखेंगे तो पूरी तरह चौंक जाएंगे। वो एकदम एक नई सदी को शुरू कर देगा। अब तक सब के सब पास के हथियारों का यूज करते हैं या फिर तीर कमान का यूज करते हैं जो कि उतने तक घातक नहीं है, एक बार में एक दुश्मन को खत्म कर पाते हैं। लेकिन जो ये नया वेपन बना है इसकी मदद से बहुत सारे दुश्मनों को एक बार में खत्म किया जा सकता है। जो आर्मर पहने हुए सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर तो अभी इस समय किसी भी तरह का अटैक काम नहीं करता है, उनको पास से जाके मारना पड़ता है जो मारने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इन तोपों के सामने वो सोल्जर्स एकदम बेकार है। तोप का एक अटैक और सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी सेना को खत्म किया जा सकता है। अगर मैं इस पूरी सेना को क्रिएट कर देता हूँ और अगर एक बार भी हम इसकी मदद से एक देश पर अटैक कर देते हैं तो बाकी सब तो अपने आप ही घबरा जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले जरूरी यह है पूरी बटालियन अच्छी तरह से क्रिएट हो। बटालियन का एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो कि हमारी तरफ वफादार हो। कहीं ऐसा ना हो जाए हम किसी को लीडर बना दे और वो कोई धोखेबाज निकल जाए। मुझे सबसे पहले एक लीडर ढूंढना पड़ेगा। उस लीडर की मदद से सेना के अंदर काफी सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर दूसरी दिक्कत की बात यह है वो जितने लोग होंगे उनको प्रैक्टिस के लिए एक जगह चाहिए होगी। मैं उनको सिटी के अंदर जगह नहीं दे सकता क्योंकि अगर जरा से भी कोई गलती हो गई तो बड़े धमाके हो सकते हैं और काफी सारे लोग मारे जा सकते हैं। इस वजह से कुछ नए नए एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा या फिर अपने कुछ एरिया को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उस जगह पर ट्रेनिंग की जा सके। और इसके अलावा क्योंकि अभी इस टाइम पर हमें काफी सारे तोपों की जरूरत है तो इसका मतलब हमें चाहिए काफी सारे बिल्डर्स जो कि उन तोपों को जल्दी से क्रिएट कर सके। मुझे और भी काफी सारे लोगों को यहाँ पर हायर करना है। इसके बाद में जंगली पहुंचा था सिस्टम के पास में, सबनिंग क्रिस्टल के पास, जिसका इंचार्ज इस ड्रैगन को बनाया गया है। जब से ये अपडेट हुआ है तब से जंगली खुद से डिसाइड कर सकता है उसे किस टाइप के लोगों को समन करना है। वो डिसाइड करता है कि बिल्डर्स और फाइटर्स को समन किया जाएगा
उसने इन दोनों के अंदर अपने काफी सारे पॉइंट्स को खर्च कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एकदम बेकार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जितने भी लोग समन हुए हैं वो सब के सब एकदम निचले स्तर के हैं, मतलब किसी भी काम के नहीं। उनको यहाँ पर लाने के बाद में खुद से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। वो एकदम कचरे की तरह है। जब चंगली सब कुछ देखता है उसको कभी तक घिन से आने लगती है। वो सिस्टम से बोलने लगता है कि ये सब कुछ क्या बकवास है। ड्रैगन, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इतने सारे बेकार लोगों को मेरे सामने कैसे बेच सकते हो? इन सभी के पास में किसी भी तरह की कोई स्किल नहीं है। मैं जब इतने सारे पॉइंट्स खर्च कर रहा हूँ तो इसके बावजूद भी मुझे एक्सीलेंट लेवल के बंदे क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस पर ड्रैगन बोलने लगता है ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बेकार है। इस टाइम पर टोड विलेज को कोई भी एक्सीलेंट लेवल का बंदा ज्वाइन करना नहीं चाहता है। सब जगह पर टोड विलेज की रेपुटेशन एकदम खत्म हो चुकी है। सबको ऐसा लगता है ये केवल एक बैंडिट सा ग्रुप है। कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलेंस लेवल की पावर होगी, एक अच्छी स्किल्स होगी, वो बेकार में तुम्हारे विलेज ज्वाइन क्यों करेगा? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। मेरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपनी रेपुटेशन को अच्छा करो तो तुम्हारे पास में लोग अच्छे आने लगेंगे। इसी के साथ में ड्रैगन ने चंगली का मुंह एक सेकंड में बंद कर दिया। तभी चंगली दोबारा चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम लोग यहाँ पर समन कर रहे हो तो इससे मेरी रेपुटेशन खराब है या फिर अच्छी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ड्रैगन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? जितने भी लोगों को समन किया जाता है उनको समन नहीं किया जाता, वो असली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम कोई लोगों को यहाँ पर क्रिएट थोड़े कर रहे हैं। ये कोई मशीन थोड़े है, कोई फैक्ट्री थोड़ी जिसके अंदर इंसानों को बनाया जाएगा। जो असली इंसान है उन्हीं को तुम्हारे विलेज की तरफ भेजा जाता है। लेकिन तुम्हारे विलेज की रेपुटेशन एकदम खत्म है तो उनमें से कोई भी तुम्हारे विलेज ज्वाइन करना नहीं चाहता है। जो एकदम निचले स्तर के लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, वही तुम्हारे विलेज की तरफ जाना चाहेंगे। किसी को भी बिल्कुल भी एक बैंडिट ग्रुप के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा। और अब इस तरीके से चंगली ने 2 बार इंसल्ट करा लिया है। फाइनली जाकर अब वो शांत होता है, उसको चीजें समझ में आने लगती है। अभी इस समय उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ खास कर नहीं सकता, इसलिए चुपचाप वहां चला जाता है और सीधे पहुंचता है सिस्टम लेडी के पास में। उससे काफी सारी बुक्स खरीद देता है और अपने काफी सारे और पॉइंट्स को खर्च कर देता है। यहाँ पर उसने आयरन मोल्ड टेक्निक और इसके अलावा कुछ फाइटिंग की टेक्निक्स की बुक्स ली है, जो कि आगे जाकर वो अपने सारे लोगों को सिखाएगा। जो नई बटालियन क्रिएट हो रही है उनके सभी सोल्जर्स को ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। इसके बाद में हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। काफी सारे रेफ्यूजीज सिटी की तरफ आना शुरू कर चुके हैं। सियोबाई इन सभी का स्वागत कर रहा होता है, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहा है। इस टाइम पर सियोबाई के साथ में ये लड़की एंडोलिना भी है, जो कि हमेशा उसके साथ में रहती है। ये थोड़ा बहुत शायद से उसको पसंद करने लगी है। उसके साथ में इसने बहुत ज्यादा समय बिताया है। अभी इस समय इन सभी लोगों जो कि यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी से वो ये भी कह रही होती है कि आप लोग सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग को इस तरीके यहाँ पर काम करवाए जाएंगे। वो इस तरीके सबको उनके काम समझा रही होती है और बाकी सारे आइडिया भी दे रही होती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। असल में यहाँ पर सियोबाई कोशिश कर रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन करें वो या तो फाइटर्स हो या फिर बिल्डर्स, और सभी लोग अपने नाम को उसी पोस्ट के ले दे। लेकिन यहाँ पर एंड्रोलिना के कारण कुछ चीजें यहाँ पर बढ़ रही होती है, इसलिए सियोबाई उसको शांत करने लगता है। फिर कुछ और देता है कि सब कुछ चलता रहता है, लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एकदम से एक जाना पहचाना बंदा यहाँ पर दिखाई देता है। ये है बॉस डू। एक टाइम पर सियोबाई के साथ में से काफी झड़प हो गई थी, तब से उसे काफी डरता है और किस्मत से इसको अपने सामने सियोबाई दिख जाता है। जैसे उसको देखते हो तो चिल्लाने लग जाता है सियोबाई, ये तो सियोबाई है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। और जे कहते वो भागना शुरू कर देता है। बॉस डू के साथ में उसके और भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि उसको वहीं पर रोक लेते हैं, उसको भागने नहीं देते। उससे मुझे लगता है क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप इससे डरते हैं? इससे यहाँ से डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर टोड विलेज को ज्वाइन करने के लिए आए और उसको ज्वाइन करके जाएंगे, और वो भी यहाँ से बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ। ये सुनने के बाद फाइनली जाकर बॉस जो मानता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी भी वो सियोबाई से कब्जा डरा हुआ है। तभी एंडोलिना आगे बढ़ते बोलने लगती है ठीक है, तुम इससे डरे हुए तो कोई बात नहीं, काफी सारे लोग हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, और इससे लोग क्यों डरते हैं वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम यहाँ पर मेरे पास में आओ, अपना नाम, पता और जो कुछ तुम्हारे पास जानकारी है वो सब कुछ तुम मुझे दो, उसके बाद में तुम सिटी के अंदर एंटर कर सकते हो। और अब इस तरीके से फाइनली जाकर इस बॉस डू की सिटी के अंदर एंट्री होती है। वैसे ये बंदा चाहता तो बहुत पहले सिटी को ज्वाइन कर सकता था, चैगली ने इसको उस टाइम पर भी ऑफर किया था, लेकिन अब जाकर देर से ही सही इसने फाइनली सिटी को ज्वाइन कर ही लिया है। एंड्रोलिना ने वैसे अभी भी हार नहीं मानी है, वो अपने चर्च का प्रचार यहाँ पर भी कर रही होती है। जब बॉस जो पूरे फॉर्म को भर रहा होता है उस टाइम पर उसके हमने ऑफर रखती है, तुम चाहो तो हमारी चर्च को भी ज्वाइन कर सकते हो। बॉस जो ऑब्वियसली इस चीज के लिए साफ ना कर देता है। जैसे उस तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ काटने के काम में लगे हुए हैं। तेज से इन्होंने जंगल के एक बहुत बड़ी एरिया खाली कर दिया है। जंगली भी इस काम में इनकी मदद कर रहा है, वो अपनी तलवार से कुछ अटैक करता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है। एक साथ में उसने काफी सारा पेड़ फाड़ दिया है। न्यू भी इस जगह मौजूद है और वो तो यहाँ पर किसी वेपन का यूज नहीं कर रही, वो जोर से बस उस पेड़ को पकड़ती है और अपने हाथों से उसको पकड़ के उखाड़ देती है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि इतनी ताकत, एक पेड़ को जड़ समेत जमीन से बाहर की तरफ उखाड़ दिया। वैसे इस समय चंगली के दिमाग के अंदर और भी काफी चीज चल रही है। मतलब सबसे पहले तो गद्दार, उसको पता चला है कि सिटी के अंदर कोई ना कोई गद्दार है और वो उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जिस किसी के ऊपर भी शक होता है उन सभी को पकड़ ले जाता है। जैसे कि ये बॉस जो अभी कुछ टाइम पहले सिटी के अंदर आया है और जैसे चंगली को देखता है तुरंत इसको कैद करवा देता है और उसके ऊपर इंटरोगेशन वगैरह शुरू हो जाती है। बॉस जो परेशान
समझ आता है कि अभी भी तो सिटी के अंदर आया हूँ और तुरंत ही मुझको पकड़ लिया, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो रोता बिलखता वहां चला जाता है। तभी चेंगली को एकदम से याद आता है एक टाइम पर एक बंदा था उसको ब्लैकस्मिथ का काम दिया गया था इनकी खुद की सिटी के अंदर, और वो बंदा एक डायरेक्टर था। तो चेंगली जल्दी उसके पास पहुंच जाता है उसको ढूंढने के लिए। जैसे वो ब्लैकस्मिथ की शॉप के अंदर पहुंचता है, किस्मत से वो बंदा अभी भी यहीं पर मौजूद है। उस टाइम पर इस सिटी को छोड़ के भाग गया था, लेकिन दोबारा से इस जगह पर दिखाई देता है। जब चेंगली जैसे इस बंदे को दिखता है, उसे उसकी विंडो शो जाती है, इस पे लिखा हुआ है इस बंदे का नाम मो चैंग है। एक टाइम पर एक गद्दार हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि तुम इस सिटी के ऊपर कब्जा कर चुके हो, तो अब से ये बंदा गद्दार नहीं रहा है, अब से ये इस सिटी का एक हिस्सा है। ये सुनकर चेंगली सोच रहा होता है इस बंदे ने गद्दारी तो किया है, मुझे इसको कम से कम एक बार जरूर से कुछ ना कुछ सजा देनी चाहिए। जिस सोचते वो जोर चलाता है मो चैंग, और सुनकर मो चैंग भूल तो घबरा जाता है। वो पूछने लगता है विलेज मास्टर क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो चुकी है। तभी एकदम से चेंगली का मूड बदल जाता है। वो इतने प्यार से बोला है तो चेंगली मुझसे एकदम आराम से बोलता है नहीं नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम जैसा काम कर रहे हो वो ठीक है, तुम अच्छी तरह काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। ये कि तो चेंगली इस बंदे को छोड़ दिया है और सारे बिल्डर्स दोबारा से पूरी तरह काम पे लग जाते हैं। इसी के साथ हम फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।